हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसमें हमारा टॉपिक साथ चलेगा समुद्र की गतियां। इससे पहले हमने पढ़ी थी वायु की गतियां। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने पहले से हम समझ लेते हैं कि समुद्र की गतियां क्या है। जैसे देखा आपने, समुद्र में जल होता है, नदी आपने देखी होगी, उसका जल एक तरफ धारा प्रवाह होता है, वही उसी तरीके से समुद्र का जल भी एक तरफ धारा प्रवाह होता है और इसी को ही समुद्र की गतियां कहा जाता है। और ये धारा प्रवाह हर जगह अलग अलग है। यही चीजें हम इसमें देखेंगे और इसकी क्या क्या कैसे कैसे ये हो रहे हैं ये भी जानेंगे। तो पहले समुद्र की गतियों को जानने से पहले ये जान लें कि समुद्र है कितना और क्या क्या इसका वो है। यहाँ दिया है, पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, 29% भाग स्थल है। 71% जो जल है पृथ्वी पे, उसका 97% भाग केवल महासागरों में है। यानी कि अगर समस्त जल का 97% भाग केवल महासागरों में जल है और बाकी जो 3% बचता है वो मीठे पानी के स्रोत है। उसमें भी देखिए, इस 3% में सबसे ज्यादा बर्फ के रूप में है, परतों पर हिमनदों में पाए जाते हैं, भूमिगत जल में 3%। अब इस 3% का मात्र 0.03% है जो भूमिगत जल के रूप में हमें पीने के लिए प्राप्त होता है। बाकी अन्यथा जल क्या है, वो ग्लेशियर्स में बर्फों के रूप में है, जो मीठे पानी के स्रोत है। आपके महासागर कितने? 5 महासागर हैं। देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। ये आपके 5 महासागर है और 7 महाद्वीप। आगे देखिए दिया है, ये एक विश्व का नक्शा है, महासागर दिखाया गया है। हालांकि वीडियो में साफ क्लियर नहीं समझ में आएगा, तो आगे हम देखते हैं। आगे दिया है कि आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से अगर एक तालाब, इसमें कंकड़ फेंका जाता है तो क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि जो कंकड़ फेंका जा रहा है, तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती है। ठीक इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर होकर सतह गतिशील रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है और यही गति तेज हो तो कहीं धीमी होती है, तो कहीं महासागरीय तेज भी होती है। और कहा, महासागरीय जल की इन गतियों को नाम दिया गया है तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी। ये 4 नाम दिए गए हैं। इन चारों को अलग अलग समझेंगे। पहला दिया है तरंग, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पे लिखा है तरंग। तरंग क्या है? समुद्र में तरंगों का जन्म कई स्थानों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तरंगे समुद्र की सतह पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। अगर आप आसपास आपके तालाब होगा तो आपने देखा होगा, जिस दिन हवाएं तेज होती है, तालाब में लहरें भी उसी हवा के दिशा की ओर ही चलती है और वो तरंगे भी बहुत ज्यादा तीव्र होती है और ऊंची होती है। तो यही क्या, हवाओं के कारण भी ये तरंगे उत्पन्न होती है। हवाओं का रुख जैसा होगा वो उसी दिशा में होंगी और जस्ट हवाएं जितनी तेज गति से होंगी, तरंगे भी उतनी ही तीव्र और आत्मघाती होंगी। फिर यह मौसम की दशा, यही सब है। भारत की पूर्वी तट पर चक्रवात के साथ उठने वाली तरंगों से धनजन की भारी क्षति होती है और इन तरंगों के उठने से पहले ही कुछ सूचनाएं हमें मिलती हैं, जो रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है, ताकि मछुआरे या समुद्र के किनारे जो बसे लोग हैं वो तट से किनारे हट जाएं। फिर यहाँ क्रियाकलाप है जो बच्चों के लिए दिया गया है। आगे दिया है ज्वार एवं भाटा। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन यहाँ लिखा है ज्वार एवं भाटा। ज्वार भाटा क्या है? हर चीज किसी न किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसी आकर्षण बल के कारण समुद्रों में ज्वार और भाटा होते हैं। जो सूर्य है, इसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है चंद्रमा की अपेक्षा, लेकिन चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पे ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के काफी नजदीक है और सूर्य बहुत दूर है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब दोनों का आकर्षक बल लगता है तो समुद्र का पानी ऊपर उठता है। इस उठने की क्रिया को ज्वार कहा जाता है। फिर जब इस आकर्षण बल समाप्त होता है, समुद्र का पानी जो नीचे गिर जाता है और इस क्रिया को भाटा कहते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं मिलकर बनती है ज्वार और भाटा। अब इसके आगे देखते हैं। अभी जो दिसंबर में सीटेट का पेपर बीत गया है, उसमें से ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। बताया गया है, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं, यानी कि 180 अंश का एंगल बनाते हैं। ये चित्र दिया था, इसमें है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, अतः यह समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिसे दीर्घ ज्वार, बृहद ज्वार कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। 2 बार होती है, ध्यान दीजिएगा। महीने में बृहद ज्वार
2 बार आते हैं, पूर्णमासी को और अमावस को। फिर जस्ट इसके विपरीत की स्थिति क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि दोनों अपनी तरफ उसे खींचते हैं समुद्र के जल को। तो क्या होता है, समुद्र का जल ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाता, इसलिए इस समय निम्न ज्वार या लघु ज्वार रहता है। यह स्थिति प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन होता है। यानी कि दीर्घ ज्वार भी आपका 2 बार महीने में आता है और लघु ज्वार भी आपका महीने में 2 बार आता है। लघु ज्वार कब आता है, सप्तमी और अष्टमी को, और बृहद ज्वार पूर्णमासी और अमावस्या को। देखिए आपका एक चित्र दिया गया था सीटेट में और यही पूछा गया था कि ये क्या स्थिति है। तो देख रहे हैं आपके लिए प्रश्न भी यहाँ पे जो चित्र बन रहे हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है जब ज्वार भाटे आते हैं ये पत्तन के लिए काफी लाभदायक होते हैं और कहा जा रहा है यहाँ पे कि ज्वार में उठी जल की दीवार, जब ज्वार आता है समुद्रों में तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो इस दीवार का नाम दिया गया है। तो ये नदी के मुहाने में आप जानते हैं कि नदी समुद्र में गिरती है, लेकिन समुद्र की जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, उल्टा ही रिटर्न होता है क्या है, नदी में समुद्र का पानी जाने लगता है उसके मुहाने से। तो दिया प्रवेश करती है, इसे ज्वारीय बोर कहा जाता है। मुहाने से पानी का नदी में जाना समुद्र का, ये क्या कहलाता है, ज्वारीय बोर। इसे जलयान ज्वारनदमुख पत्तनों तक जाते हैं। भारत के कुछ बंदरगाह पत्तन जो ज्वार भाटे पर ही निर्भर करते हैं। कौन सा है, गुजरात का कांडला और पश्चिम बंगाल का कोलकाता इसके मुख्य उदाहरण है। इन्हें ज्वारनदमुख पत्तन भी कहा जाता है। नदियों के मुहाने पर होने के कारण इन पत्तन को ज्वारनदमुख पत्तन भी कहा जाता है। फिर नीचे येलो बॉक्स में दिया है संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और संघाई नदियों के मुहाने पर स्थित। इनकी स्थिति एटलस में जाने और पता करेगी किन देशों में है। ये कौन से ये बंदरगाह है, कौन से है, ज्वारनदमुख पत्तन बंदरगाह है, ये विश्व के संसार के लिए है। आगे देखिए क्या है, ज्वार भाटे से जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा तथा जापान में ज्वारे विद्युत का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग होता है। फिर हमारा तीसरा जो बनता है महासागरीय जल धाराएं, यानी कि महासागर में जो जल के बहने की दिशा है, धारा है, वो क्या है। महासागरीय जल की गतिविधियों से धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर जो भी गतिविधियां हम पढ़ रहे हैं उसमें जो अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली गतिविधि है तो वो है जल धाराएं। इसके द्वारा महासागर का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागर में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी तेज गति वाली होती हैं। इनमें चौड़ाई कम होती है और गति तेज होती है और इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इसके विपरीत महासागरों का जल सब जगह नहीं, कहीं कहीं जगह क्या दिया रहा है, एक चौड़े और धीमी गति से, चौड़ाई बढ़ जाती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। बहने वाले प्रवाह को, ये जो जल बहने की क्रिया होती है इसे प्रवाह कहते हैं, रूप ले लेता है। इसकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर एक क्रियाकलाप है बच्चों के लिए। देखिए अब दिया है कि जो महासागर है इनकी धाराएं हैं वो किन कारणों से उत्पन्न होती हैं। तो इसके रीजन है पृथ्वी की घूर्णन गति, जल का तापमान और समुद्रों के खारेपन की स्थिति के कारण ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब ये धाराएं भी 2 हैं, कौन कौन सी है, एक तो है गर्म जल धारा और दूसरी है ठंडी जल धारा। अगर यहाँ से आपका कोई प्रश्न बनता है तो जल धारा का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये धारा गर्म है या ठंडी। फिर देखिए दिया है जो जलधारा भूमध्य रेखा आप देखना है, जब सबसे ज्यादा गर्म एरिया होता है तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र से जो ध्रुवों की ओर बहती हैं वो जलधाराएं गर्म होती है, और जो भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं वो धाराएं ठंडी होती हैं। फिर आगे देखिए दिया है गल्फ स्ट्रीम। अब धाराओं के नाम दिए गए हैं और उनकी खास विशेषताओं को बताया गया है। देखिए यहाँ दिया है यह अटलांटिक महासागर, कौन सी धारा है, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये कौन सी जलधारा है, ये गर्म जलधारा। यहाँ से केवल इतना ही प्रश्न बनेगा कि गल्फ स्ट्रीम की धारा कौन सी है, ठंडी है या गर्म, तो आपका आंसर होगा गर्म जलधारा है। बाकी यहाँ इसकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर आगे देखिए, आगे दिया है लैब्राडोर की धारा। लैब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है। ये कहाँ से है, ये आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यू फॉकलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, जहाँ से मिल जाती है। ये कनाडा लैब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे में बहती है। ये क्या है,
लेब्राडोर की ठंडी धारा जलधारा है। फिर आगे दिया है क्यूरोसिया जलधारा। क्यूरोसिया की जलधारा कौन सी गर्म धारा है? यह एक गर्म जलधारा है। यह क्यूरोसियो की धारा है, गर्म जलधारा, और ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचते हैं। यहाँ इसी धारा को जब ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंची तो इसी जलधारा कौन सी जलधारा? क्यूरोसियो की जलधारा को ही कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से पुकारा जाता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है? तो ये एक गर्म जलधारा है, क्योंकि क्यूरोसिया और कैलिफोर्निया एक ही धारा का नाम है और ये धारा गर्म जलधारा है। फिर आगे हमारा आता है क्यूराइल की धारा। क्यूराइल की धारा एक ठंडी जलधारा है और इसके लिए ये जापान के एरिया में बहती है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जलधारा आर्कटिक महासागर ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। ये एक ठंडी जलधारा है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है उससे की जाती है। जब यह क्यूरेशिया की गर्म जलधारा भी आपने देखा, क्यूरेशिया की गर्म जलधारा से मिलती है। जब लेब्राडोर की क्यूराइल की ठंडी धारा और क्यूरेशिया की गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो यहाँ घना कोहरा बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जलयानों को चलाना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति ये बनती है कि यहाँ पे एक समुद्री घासें मिलती हैं। एक विशेष प्रकार प्लैंकटन नाम की समुद्री घासें होती है जिसे मछलियां बहुत चाव से खाती है, जिसके कारण यहाँ मत्स्य उद्योग बहुत ही अच्छा फैल रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि कारण यह अच्छे मत्स्य उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मछलियां यहीं पर पकड़ी जाती हैं। जब एक गर्म और एक ठंडी जलधारा मिलती है तो घना कोहरा बनता है, जिसके लिए जलयानों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। बट मछलियों के लिए प्लैंकटन नाम की जो घास बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है इस कारण से, और ये मछलियों के खाद्य का बहुत अच्छा स्रोत है और यहाँ पे मछलियां बहुत ज्यादा मात्रा में पकड़ी जाती हैं। फिर आगे दिया है जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर प्रभाव, मतलब कि जब जलधाराएं ये आती हैं तो उनका तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको यहाँ से देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट से, गर्म जलधाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती हैं। इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं वर्षा रोकती है, इससे यहाँ मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। आगे दिया है गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। जैसे यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। अगला है गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है। ये पॉइंट हम देख चुके हैं। और दिया है कि लेकिन मछलियों के लिए जलयानों का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का भोजन है। ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र स्थापित हुए हैं। अगला है हमारा ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड आइसबर्ग बहते रहते हैं। आपको पता है कि जो जल हमारा बर्फ पानी में तैरती है उसका केवल 1/9 भाग हमको दिखाई देता है, जिसके कारण जलयानों को ये बहुत क्षति पहुंचाता है। देख रहे हैं कि बड़ा भाग पानी के अंदर, यानी कि 9 हिस्सा पानी के अंदर और 1 हिस्सा केवल बाहर। तो ये क्या है, न कम दिखाई देने की वजह से आभास कम, इसके छोटे बड़े होने का आभास कम होता है, जिसके कारण हमारे जो जलयान है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर आगे दिया है सुनामी। सुनामी आप जानते हैं, दिया है महासागरीय जल की एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। समुद्र की, और ये उत्पन्न क्यों होती हैं? ये उत्पन्न होती है समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होती है। बड़ी बड़ी लहरें हैं जो आप तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। फिर दिया है कि इनसे प्रभाव क्या पड़ता है। ये चीजें आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ खास नहीं है, टॉपिक खत्म हो चला है। और यहाँ पे येलो बॉक्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं तो उसे देख लेते हैं। विश्व के पानी के कुल भंडार का केवल 1% ही ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल विभिन्न जलाशयों, झीलों में, नदियों आदि में उपलब्ध है। फिर अगला है पृथ्वी पर जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में नदियों, झीलों, समुद्रों में, भू सतह के ऊपर या भूमि के सतह के नीचे कभी रुका नहीं रहता। यानी कि जल एक वो चीज है जो भाप के रूप में, जल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। जल द्रव से वाष्प एवं वाष्प से द्रव अवस्था में निरंतर एक चक्र से चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। आगे दिया है महासागर में औसतन खारापन 35% होता है। यानी कि आप 1 लीटर में होता है, 1 लीटर में आपका होता है 1000 मिलीलीटर। तो क्या है, आप 1000 यानी कि 1 लीटर पानी को उबालेंगे तो इसमें से 35% आपको नमक प्राप्त होगा। फिर आगे दिया है तुर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। और दिया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कांडला के नोवास्कोस्किया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और इसकी में अभ्यास के लिए भी कोई खास चीजें नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ये देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या पवन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा चंद्रमा का, ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। फिर मीठे जल का संबंध है महासागर से, सागर से, नदी से। तो इस मीठे पान का संबंध नदी से है। बाकी यहाँ पे आपके लिए कोई खास नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।